और लास्टली वो ये सब है पब्लिसिटी, आपको अपनी हेल्पलाइंस पब्लिसाइज करने जो हमने कर रखे हैं, हमारे कंट्रोल रूम जितने ने मार के आदमी को खा लिया है, थोड़ी बहुत डिस्टेंस बना लेगा उस गांव से, पर ये नहीं है कि उस गांव को मार रहे हैं या ये एंडेंजर्ड स्पीशी है उसको मार रहे हैं। उसको मारना सबसे खतरनाक है, क्योंकि डीएफओ को थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली याद दिला देना है, सर ये पोस्टमार्टम। और ये कन्नी उंगली होगी, 2 उंगली देख लीजिए बस, लेफ्ट और राइट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, आपके सामने है। इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो बताइए, पग माप की कोशिश करनी है। लेफ्ट वो ये सब है पब्लिसिटी, आपको अपनी हेल्पलाइंस पब्लिसाइज करने जो हमने कर रखे हैं, हमारे कंट्रोल रूम जितने, ये सब हंटिंग की डेफिनेशन में आता है। इसका मतलब यह है कि कोई अगर आपको पोचर मिल जाए जो शिकार किया हो उसने, और आपको उसके पास जानवर भी मिल जाए, उसका इक्विपमेंट मिल जाए, जो टूल्स हो, वो भी हंटर है। और वो इंसान जो सिर्फ उसकी इस गर्ज से गया है कि वो बेट कर रहा है, उसने शिकार नहीं किया है, बट ही इज कैरिंग सम टूल्स, या वो कहीं बेट ले जा रहा है, उसको वो प्रूव हो जाए कि ये शिकार करने के लिए ही इज ऑल्सो ए हंटर। तो हंटर होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसने वो सरंजाम दिया होगा, तो उसमें आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं अगर आपको शक हो जाए कि ये जो इसके साथ टूल्स हैं या इक्विपमेंट है, ये हंटिंग के लिए है। इसके अलावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन स्पेशल केसेस में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि शेड्यूल 1 स्पीशीज को अगर वो डेंजरस हो गई ह्यूमंस के लिए, उसको परमिशन दे सकता है फॉर एलिमिनेशन। तो उसमें बाज़ाब्ता इन राइटिंग में उसको रीजंस देने हैं, उसके बाद दैट एनिमल कैन बी हंटेड। लेकिन वो हंटिंग जो होती है वो लीगल होती है आफ्टर परमिशन। तो जो इलीगल हंटिंग है दैट्स कॉल्ड पोचिंग। आइडेंटिफाई करने जहां से एनिमल मूवमेंट होती है, हमारे इसमें वी हैव अराइव्ड एट इट, जो कि लोकल हमने पॉसिबल मींस ऑफ रेस्क्यू आपको सोचनी है क्या करना चाहिए। आप डीएनए लेंगे तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये क्या होता है, जो काटता है तो वहां सलाइवा रह जाता है। अब मैं ये डीएनए हमारे इसमें वी हैव अराइव्ड एट इट, जो कि लोकल हमने पॉसिबल मींस ऑफ रेस्क्यू आपको सोचनी है क्या करना चाहिए। कर सकते हैं, और एक सर्टेन दूरी 10 से 12 गज के ऊपर जो ट्रैंकुलाइज डार्टिंग के लिए यूज की जाती है गन, वो प्रॉपर्ली इंजेक्ट करती है उस डिस्टेंस पे। हालांकि अब तो गन्स बहुत एडवांस आ गई हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, वो 50 से 60 गज तक एक्यूरेट रहती हैं और पूरी कारगर होती हैं। तो आप उन तरीक़ाओं पे, खास तौर से हम गुलदार की बात कर रहे हैं यार, जिसे हम लेपर्ड कहते हैं, उसमें जो स्पॉट्स होते हैं और वो हर दूसरे जानवर से मुख्तलिफ मिलेंगे आपको, और वो मुख्तलिफ जो होंगे हर एंगल पे एक अलग है। क्या टाइमिंग्स हैं उनको हम पहचानें, और पहचानने का जो तरीका है उन जानवरों का, वो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, उनकी क्लूज लेकर उसका दिमाग में आपका खाका आएगा। जब आप केजिंग लगाएंगे तो केज इस तरीके से लगाएं ताकि आप जानवर को महसूस ना हो कि इस इलाके में कुछ छेड़छाड़ की गई है, वो ऐसे ही रहे जैसे एक होता है, एक नेचुरल। अमूमन करते क्या है हम लोग कि जहां हम केज लगाते हैं, और केज को कैमोफ्लेज करने के लिए सदियों से चला आ रहा तरीका है, उस तरीके को हमें अप्लाई करना हो कर सके। जहां कहीं मसला उसकी उम्र को तोलने का चीजें होती हैं जिससे हम एक अनुमान नर है कि मादा है, वो इम्पोर्टेंट है। और एक इलाके में अगर कोई वारदात अगर होती है तो सवाल उठता है कि किसने करी, वो पहचानना एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मान लिया इस बारे में कि, और लास्टली बैग में ज्यादा उसको टच नहीं करके ऐसे उठा के प्लास्टिक बैग में डाल देने हैं, क्योंकि लेपर्ड हो चाहे कुत्ता हो, अगर आपका घर का कुत्ता भी आपके पतलून के साथ घस्सा मार के चला जाए तो आपके पतलून में 2-4 बाल रह जाएंगे। जो लेपर्ड ने किसी विक्टिम को मारा है उसके
कपड़ों में एक आध लेपर्ड हेयर मिल ही जाएगा। ये लेपर्ड हेयर हमें चाहिए डीएनए के लिए। दूसरा है कि जब आपने अपने अधिकारियों को ये सजेशन देना है कि हमने ये सैंपल ले लिया है कपड़े का, जो क्लोथ्स विक्टिम बैग में ज्यादा उसको टच नहीं करके ऐसे उठा के प्लास्टिक बैग में डाल देने हैं, क्योंकि लेपर्ड हो चाहे कुत्ता हो, अगर आपका घर का कुत्ता भी आपके पतलून के साथ घस्सा मार के चला जाए तो आपके पतलून में 2-4 बाल रह जाएंगे। जो लेपर्ड ने किसी विक्टिम को मारा है उसके कपड़ों में एक आध लेपर्ड हेयर मिल ही जाएगा। ये लेपर्ड हेयर हमें चाहिए डीएनए के लिए। दूसरा है कि जब आपने अपने अधिकारियों को ये सजेशन देना है कि हमने ये सैंपल ले लिया है कपड़े का, जो क्लोथ्स विक्टिम वाली उंगली लेपर्ड की दिखेगी, वही हमारी उंगली है। अंगूठे को मोड़ लेंगे, ठीक है, तो इससे ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। जो सबसे नीचे फीमेल को रखोगे तो वो रेक्टेंगुलर बनेगा, मतलब इसे याद रख दो, सेंटीमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा हिसाब है उसका लेंगे। ये भी हो सकता है, कोशिश है वहां भी बाहर मिल सकता है, तो उसे डीएनए सैंपल के लिए भेज देंगे। चाहूंगा ये आपको ट्रैकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन के जो एक्सपीरियंस है हमारा, आप लोग से 9.5-10 सेंटीमीटर तक है। जो काटता है तो वहां सलाइवा रह जाता है। अब मैं ये डीएनए पॉसिबल मीन्स ऑफ रेस्क्यू आपको देख सोचनी है क्या करना चाहिए। हाँ, इन जानवरों का कोई पहचान पत्र कर सके। जहां कहीं मीटर से 9.5-10 सेंटीमीटर तक है। लेसर कैट की थोड़ी छोटी हो जाती है, 5 से 6 सेंटीमीटर की तक अगर लेंथ होगी पग माप की तो वो लेसर कैट है। ये 2 दिन का एक तरबियती कोर्स है, ट्रेनिंग वर्कशॉप है, टेक्निकल वर्कशॉप है, जो हमने अपने फॉरेस्ट टेरिटोरियल, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के जो फ्रंटलाइन स्टाफ है उनके लिए ये रखा है, ताकि वो जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कि जिसमें इजाफा हुआ है, और हमारी अक्सर वक्तन फ़वक्तन देखा गया है कि ये जंगली जानवर जो हैं इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए उनका एक तरबियती कोर्स यहाँ पर मुनक्कद हो रहा है। ये आज हुआ है और कल भी इसका जो है फील्ड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब किस तरह आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह आप ये मतलब अवेयरनेस दे रहे हैं इनको, इससे क्या फ़ायदा होगा एक जो स्टाफ है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मतलब किस तरह आप देखिए, एक तो हमारे आज के दिन जो हैं कोई 8-9 टेक्निकल सेशंस हुए हैं, जिसमें इन तीनों एलाइड विंग से जो फ्रंटलाइन स्टाफ है उन्होंने शिरकत की है, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं, तो उन्होंने इनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के मिटिगेशन के, उनके बारे में इनको सिखाया है, जिसमें ट्रैकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल है, कैप्चर टेक्निक्स हैं, ट्रैंकुलाइजेशन है, ये सब टेक्निक्स जो हैं इसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है हमने अपने एलाइड विंग्स को भी दे दी है, ताकि हम और मज़ीद ज़्यादा जो वर्क ये कंट्रोल रूम्स हैं वो कायम कर पाएँ, और वहाँ पर जब अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है या रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें वो वहाँ पर पेश रहें। प्रॉब्लम के अंदर 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है जो कि मेजर्स पहले लेनी चाहिए, जो एक्शंस पहले लेनी चाहिए कोई हादसा होने के पहले, ताकि ऐसा हादसा होना, और दूसरा होता है कि एक्शन वो जो कि हादसा होने के बाद ली जाती है। हादसा होने के बाद तो जो नुकसान होना है वो हो चुका होता है, तो उसमें तो सरकार मुआवजा जो देती है वो दे, वो अलग बात है, पर वही मैंने अंदर बात की है कि बहुत ज़रूरी है। देखो, जंगल का इलाका है, बहुत जानवर हैं इसमें। अब लेपर्ड ने मारा होगा, पर कौन से लेपर्ड ने मारा ये तो बहुत बड़ी बात है ना, तो उसकी पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। तो वही है, एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और वही उसी के बारे में हमने चर्चा की है कि जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, जो फॉरेस्ट गार्ड है, जो मौके पे इमीडिएटली पहुंचता है, वो क्या एक्शन लेगा ताकि हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसको ट्रैप करना, ट्रैंकुलाइज करना या लिक्विडेट करना, ये तो बात की बात है, ये तो डिसीजन अधिकारी लोग लेते हैं। अब
एडवांस में जो एक्शन लेना होता है उसमें मेरे ख्याल से सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी है, डिपार्टमेंट की भी है और आम जनता की भी है। हम लोग अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकते रहते हैं, उस पे कुत्ते आ जाते हैं, जंगली जानवर आ जाते हैं खाने में, और उसके पीछे पीछे लेपर्ड आ जाता है जंगली जानवरों को खाने के लिए, कुत्तों को खाने के लिए। फिर कोई बीच में बच्चा निकल जाए तो वो झपटा मार लेता है। वो जानबूझ के तो आदमखोर नहीं है, पर भूखा है, सामने कुछ मिल गया तो कर लेगा वो। और बाकी हम लोग सारी ज़िंदगी लेपर्ड और टाइगर्स के बीच में काटे हैं, सारे पूरे नॉर्थ इंडिया। हमें जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स ने बुलाया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्योंकि लेपर्ड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कई केसेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में, कुछ दिनों में, तो जिस तरीके से इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंसानों की जानें जा रही हैं, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 25-30 साल का, और हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन करे हैं। हमारी 4 लोगों की टीम है, टीम लीडर हमारे आशीष दास गुप्ता साहब हैं, राव तला साहब हैं, सैयद अली बिन हादी हैं। हम लोग चारों मिलकर ऑपरेशन सक्सेसफुल करते हैं, और यहाँ के स्टाफ को हम बताने आए हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि अगर उन्हें वो हेल्प मिल सके तो आगे ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। और जैसे कि अभी हमारे आशीष साहब ने बताया कि इस जो मेन कल्प्रिट हो जाता है, मैनीटर हो जाता है, तो उसको अननेसेसरी रेस्क्यू सेंटर में रखना या जू में रखना कोई एक बहुत समझदारी का डिसीजन नहीं है। अननेसेसरी उस पर इतना खर्चा होना, तो उसको तो फिर न्यूट्रलाइज करना ही ज़रूरी है उसको तो।